नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार अब लगभग थम सी गई है। अब हर रोज 50,000 से कम केस आने लगे हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। एक्सपर्ट्स की माने तो भारत में कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है और इस संभावित लहर की मुख्य वजह होगी कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का तेजी से फैलना। आपको बता दें कि भारत में दूसरी लहर कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से आई थी, लेकिन अब इसी वायरस ने अपना रूप बदल लिया है और इसे डेल्टा प्लस वेरिएंट का नाम दिया गया। कोरोना का यह वेरिएंट दूसरे के मुकाबले काफी तेजी से फैल रहा है। भारत के कई राज्यों से अब इस वेरिएंट से जुड़े केस लगातार सामने आ रहे हैं। पूरे देश से डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। WHO के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट अब तक दुनिया के कई देशों में फैल चुका है और ये ट्रेंड जारी रहा तो फिर कई देशों में तबाही मच सकती है। आखिर क्या है ये कोरोना का नया वेरिएंट और क्या मौजूदा वैक्सीन इससे लड़ने में कामयाब होंगे? ऐसे में बड़ा सवाल नए वेरिएंट के खिलाफ कोरोना टीका कितना प्रभावी है? क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट से लड़ सकती है वैक्सीन? डेल्टा प्लस वेरिएंट से कैसे बचे? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टरों का एक खास पैनल जुड़ेगा जो आपके हर सवालों का जवाब देगा। आप हमारे फोन नंबर 01161362072 पर फोन करके सीधे देश के बड़े डॉक्टरों से बात कर सकते हैं। आप हमारे फोन नंबर 01161362072 पर कॉल करें। आपके मन में जो भी सवाल हैं बेहिचक पूछें, जवाब डॉक्टर देंगे। ये प्लेटफॉर्म यानी कि इंडिया न्यूज OPT आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई संशय है या फिर आपने आसपास में कोई ऐसा केस देखा है जिसको देखकर आप काफी चिंता में हैं, काफी परेशान हैं कि आखिर ऐसा भी हो सकता है क्या, तो इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए ये प्रोग्राम विशेष तौर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको अपना फोन उठाना है और आपको डायल करना एक नंबर। वो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड फ्लैश कर रहा है और जब डॉक्टर हमारे साथ जुड़ेंगे तब आपको उन तमाम सवालों के जवाब हम यानी कि जो डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे वो आपको देंगे। लेकिन इस बीच में इंडिया न्यूज भी आप सभी से यही बार बार अपील करता है कि देखिए, एक तरफ सेकेंड वेव में हमने देखा है किस तरीके से जो संक्रमितों की संख्या है उसमें एक बड़ा उछाल देखने को मिला था और उस पर रोकथाम के लिए पूरी कोशिश की गई थी। सरकार की तरफ से तमाम नीतियां लाई गई, तमाम योजनाएं लाई गई कि जिन्होंने अपने परिवारों को खोया, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, आखिर उनको किस तरीके से राहत दी जा सके। इसके अलावा प्रतिबंध लगाया गया, तमाम मॉल्स को बंद कर दिया गया, जो मुख्य बाजार है उन्हें बंद कर दिया गया, कई ऐसे जो जिले हैं उनको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया, लोगों के बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए, सिर्फ और सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़ तमाम चीजों को बंद कर दिया गया। तो उसका असर देखने को मिला और अब हालात ये हैं कि अब संक्रमितों की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है और रोज अब बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि 50,000 से नीचे केसेस सामने आ रहे हैं, जो कि राहत भरी खबर है। और इसके बाद हमने देखा किस तरीके से गाइडलाइंस में भी बदलाव किया गया। हर एक राज्य अब बड़े फैसले ले रहा है। जो प्रतिबंध लगाए गए थे अब उन्हें धीरे धीरे खोला जा रहा है। तमाम जो सरकारी ऑफिसेज हैं उन्हें खोल दिया गया, प्राइवेट ऑफिसेज को खोल दिया गया। कुछ दिनों में खबरें ये भी सामने आ रही है कि अगर लगातार ऐसे ही संक्रमितों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई तो जिम भी खोल दिए जाएंगे, पार्क्स को भी खोला जाएगा। इसके अलावा जो मॉल्स हैं उन्हें भी पूर्ण रूप से खोल दिया जाएगा। फिलहाल आपको ये जानकारी दें कि जो मॉल्स हैं वो 50% क्षमता के साथ खोले गए हैं, लेकिन अभी भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ सावधानी बरतनी है क्योंकि ये वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। ये कहा जा रहा है कि इसके ओरिजिन में लगातार बदलाव हो रहे हैं, जिसको नए वेरिएंट्स के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे पहले अल्फा वेरिएंट आया, उसके बाद डेल्टा वेरिएंट और अब जो है म्यूटेशन के बाद अब लगातार ये कहा जा रहा है कि कई वायरसेस के म्यूटेशन के बाद जो है डेल्टा प्लस वेरिएंट बना है, जो कि काफ़ी खतरनाक है। उसका फैलाव भी बहुत ज़्यादा तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ भारत में नहीं, अलग अलग देशों में तमाम केसेस जो हैं वो सामने आ गए। भारत में कुल अगर हम बात करें तो 11 से 12 राज्यों में 50 से अधिक केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं। 2 से 3 लोगों की मृत्यु भी इस वायरस की वजह से हुई है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड में है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव की तरफ से 11 से 12 राज्यों को
लेटर जो है वो लिख के दिया गया था कि आप सभी लोग आने वाले वक्त में प्रिकॉशंस बरतें, कोशिश ये करें कि लोगों को जागरूक किया जाए इस पूरे मामले के बारे में। हमारे साथ डॉक्टर DN गुप्ता जो कि CMS स्वामी विवेकानंद अस्पताल से वो जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मुकेश यादव जो कि प्रिंसिपल हैं मेडिकल कॉलेज बांदा के, वो जुड़े हुए हैं, डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग जो कि निदेशक हैं नुतिमा अस्पताल मेरठ के, वो भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टरों का एक विशेष पैनल जब जुड़ गया है, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है क्या, कितना खतरनाक है, वैक्सीन लगवाने के बाद अगर हम बात करें तो ये वायरस क्या किसी के घर तक दस्तक दे सकता है, ये वेरिएंट जिन लोगों ने वैक्सीन लगा ली है उसके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़ चुके हैं और आपसे भी लगातार हम ये अपील कर रहे हैं कि अपने घर बैठे आपके मन में कोई सवाल है तो आप सिर्फ करना आपको इतना है कि आपको फोन उठाना है, कॉल करना है और आपके मन में जो सवाल है वो सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। तमाम डॉक्टर्स बैठे हुए हमारे साथ, वो आपके सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले अगर शुरुआत करें तो शुरुआत करते डॉक्टर एन गुप्ता आपसे। डेल्टा प्लस वेरिएंट अगर हम बात करें तो अभी जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उसमें से कई लोग जानते होंगे कि आखिर डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट है क्या, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, ये कितना खतरनाक है, मैं चाहूंगा आप बताएं। नहीं सर, एक्चुअली डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है सर, शुरू में जो हम लोग का जो कोरोना चला यूहान से, हेलो जी, हेलो हेलो जी बिल्कुल बताएं, अपनी बात रखें। ये उसी कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है, एक म्यूटेंट है वो वेरिएंट जी, वो वही कोरोना वायरस का एक ये म्यूटेंट है, वेरिएंट है, जिनका WHO ने नाम दिया डेल्टा प्लस, जो कि और वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक टाइप का वेरिएंट है ये। ठीक सर, और जिसके लिए तैयारी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा काफी मुकम्मल तरीके से की जा जी। चलिए, हमारा संपर्क जो है वो यहाँ पर टूट चुका है डॉक्टर DN गुप्ता जी से, वापस से उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर मुकेश यादव जुड़े हुए हमारे साथ जो कि प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज बांदा से हैं। डॉक्टर मुकेश जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी। वही सेम सवाल मैं करूंगा जो सवाल मैंने DN गुप्ता जी से किया कि आखिर डेल्टा प्लस वेरिएंट है क्या, ये हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है और क्या इसकी दस्तक ही ये फैसला करेगी या फिर ये बताइए कि थर्ड वेव जो है इसी के जरिए दस्तक देगा? देखिए, अभी सब कुछ ना बहुत ही इनिशियल स्टेज में है और कुछ भी कह पाना सर्टेनिटी के साथ हमारे लिए एटलीस्ट बहुत मुश्किल है। और हमें जो पब्लिक को क्या करना चाहिए, पब्लिक को देखिए, ये वायरस है ना, कभी भी इनमें म्यूटेशन हो सकता है, इनके जीन में जरा भी सीक्वेंसिंग में चेंज होता है और ये नए फॉर्म में आ सकता है। तो पब्लिक को एक तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग इसको डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें जो सेकंड वेव खत्म हो गई है इसको ये मान के ना चलें कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये वायरस कभी खत्म नहीं होते हैं,
ये अपना रूप बदलते रहते हैं समय के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से। जैसे हम लोगों में चेंज आते हैं, तो ये एक अज्ञात दुश्मन है। जैसे आपने देखा था पहली वेव के बाद हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था, और हमने फिर भी अच्छी तरह से उससे मरीजों का इलाज भी किया, मरीजों की जान भी बचाई और सक्सेसफुली उसको हैंडल किया। पब्लिक को जो करना है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको कंटिन्यू रखना है, और इसमें जिनका वैक्सीनेशन हो गया है उनको भी ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि हम वैक्सीनेटेड हो चुके हैं तो हमें कोई भी बीमारी या इसका नया वेरिएंट हमें इन्फेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। क्योंकि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। हमें जिनको वैक्सीनेशन हो गया उनको भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में मास्क भी लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रखनी है, हैंड हाइजीन भी मेंटेन करनी है। तो पब्लिक में ये अवेयरनेस करनी है कि सावधानी बरतनी है जब तक कि अथॉरिटेटिव सूचना आईसीएमआर या गवर्नमेंट एजेंसी या हम लोगों के थ्रू ना पहुंचाई जा सके। ठीक है। इसमें जो सबसे खास बात है कि हमें जो लोग उन एरिया से आ रहे हैं जहां ये वायरस पाया गया है, या किसी को भी लगता है कि वो उस व्यक्ति के संपर्क में था जिसको डेल्टा वेरिएंट था, तो उनको अपनी जांच जरूर करानी चाहिए या अपनी बात डॉक्टर तक रखनी चाहिए। इसकी इन्फेक्टिविटी जो अभी तक क्लेम की गई है बहुत ज्यादा है। जैसे आप ब्रिटेन में देखिए, हर दूसरे दिन डबल के नंबर ऑफ केस हो रहे हैं। इंडिया में ऐसी सिचुएशन नहीं है। अगर ऐसा होता तो अब तक केस बहुत हो गए। हमारे यहाँ केस डेली कम होते जा रहे हैं, और सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं जी कि इसकी जांच के लिए, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पूरी तैयारी कर ली जाए। और 2 मेडिकल कॉलेज, जो बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, केजीएमयू और बनारस का इंडियन मेडिसिन इंस्टीट्यूट, इनको तैयारी करने के लिए कहा गया है। क्योंकि ये बहुत कम अभी केसेस होंगे तो यहाँ पे इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा सकती है। अभी सैंपल भेजे जा रहे हैं, लेकिन वो सब आईसीएमआर के थ्रू कराया जा रहा है, ऑथराइज्ड लैब्स में। तो पब्लिक को इससे नहीं मतलब होना चाहिए, क्योंकि ये काम हम लोगों का है कि हम उनको कैसे सुरक्षित रखें और उनका इलाज कैसे करें। पब्लिक को अपनी सुरक्षा में वो सारी सावधानियां बरतनी है जो हम लोग पहली वेव में की, दूसरी वेव में की, और अब सस्पेक्टेड तीसरी वेव में। तो वैक्सीनेशन पहले कराना है, क्योंकि ये अभी नहीं कह सकते कि वैक्सीनेशन का कोई फायदा नहीं। वैक्सीनेशन का फायदा है, और ये हम लोगों से अच्छा कोई नहीं बता सकता। हम डॉक्टर और हमारी टीम, जितने लोग इलाजों में इन्वॉल्व हैं, हम सब इसीलिए सुरक्षित हैं, इसीलिए हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का वैक्सीनेशन भी हो चुका है और हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को डॉक्टर होते हुए भी पूरी उससे शिद्दत से इसको फॉलो कर रहे हैं। तो यही मेरी प्रार्थना है आपके चैनल के थ्रू पब्लिक से कि आप सावधानी बरतते रहें, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। वक्त के रहते हम लोगों ने तैयारियां बहुत कर ली हैं। स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की हो चुकी है, मैन पावर की हो गई है, ट्रेनिंग हो गई है, इक्विपमेंट्स, मेडिसिन, सारी चीजें तैयार, प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा रहा है। ऑक्सीजन का भी देखिए प्लांट्स इतने लग गए हैं कि अब ऑक्सीजन की भी कमी हमारे देश में और प्रदेश में नहीं रहेगी। तो सबको सावधानी बरतनी, और जरा भी शक हो तो तुरंत डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना। ठीक है, बिल्कुल। देखिए कुछ बीमारियां जो सिम्टम है वो ज्यादा, जैसे लंग्स का इन्फेक्शन इसमें ज्यादा हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं आऊंगा ये सवाल करूंगा मैं कि आखिर ये जो वेरिएंट है लंग्स पर कितना प्रभावी है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं तमाम केसेस सामने आ रहे हैं। और एक केस तो ऐसा भी सामने आया है कि जब ये वेरिएंट किसी को अपने आगोश में लेता है तो उसकी बॉडी पर इफेक्ट डालने के लिए 3 से 4 दिन का वक्त चाहिए। लेकिन एक केस ऐसा आया कि जब डेल्टा प्लस वेरिएंट का केस सामने आया तो उसके 80% जो फेफड़े हैं वो डैमेज कर दिए, वो भी 1 दिन में। तो ये काफ़ी खतरनाक है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर अब मुकेश जी आपसे है कि मुकेश जी देखिए, तमाम तस्वीरें स्पष्ट होती है यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। माफ कीजिएगा संदीप जी, आपसे मेरा ये सवाल है, ये बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि एक तरफ ये बार बार कहा गया कि इस वायरस के ओरिजिन में बदलाव हो रहा है, अलग अलग वेरिएंट्स सामने आ रहे हैं, पहले अल्फा वेरिएंट, फिर डेल्टा वेरिएंट, अब ये कहा जा रहा है कि तमाम वेरिएंट के म्यूटेशन के बाद अब ये वो यहाँ पर इसकी उत्पत्ति हो चुकी है। लेकिन जब हम वैक्सीन लगवा रहे हैं, चाहे वो पहली डोज हो चाहे वो दूसरी डोज हो, तो क्या इस वेरिएंट पर भी ये वैक्सीन कारगर है? देखिए नमस्कार, हमको समझना पड़ेगा कि वायरस है क्या। जी बिल्कुल। कि वायरस एक आरएनए वायरस है और एडिनो ग्रुप का वायरस है, और ये जो है बाकी वायरस की तरह म्यूटेट करता है। जो हमारी वैक्सीन है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, मॉडर्ना है, फाइजर है, स्पुतनिक है, किसी भी वैक्सीन हमारी है, की नई वैक्सीन बच्चों के लिए आई है, वो सब
वैक्सीन जो है वो एक साइंटिफिक पे आधार पे आधारित है। किसी ने कोई एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप करी है, किसी ने कोई एंटीजन, किसी ने कोई जो न्यूक्लियस जो उसका आरएनए का जीनोमिक सीक्वेंस है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर बेस्ड वैक्सीन बनाई है। और ये सब वैक्सीन जो है ये बेसिकली जो हमारा प्राइमरी वायरस था कोरोना वायरस उसके ऊपर बेस्ड है। तो लकीली जो हमारा ये कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है, ये देखा गया है कि जो थर्ड फेज ट्रायल हुआ है, ये जो डेल्टा प्लस हमारा जो नया वेरिएंट आया है इसके ऊपर भी हमारी कारगर हुई है। हमारे पास अभी मॉडर्ना और फाइजर का डेटा नहीं है, बट जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन का डेटा हमारे पास है और स्पुतनिक का डेटा हमें दिया गया है, बताया गया है, तो ये कह रहे हैं कि डेल्टा प्लस वायरस है, डेल्टा प्लस जो म्यूटेशन हुआ है इसके ऊपर भी ये वायरस कारगर होगी। और जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल नहीं छोड़ना है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तैयार है और हम थर्ड वेव की लड़ाई लड़ने को पूरी तरह तैयार हैं। और हम आपको आश्वस्त करते हैं डॉक्टर्स कम्युनिटी की तरफ से कि हम लोग तैयार हैं, बिल्कुल ना घबराएं और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करते रहें। और जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, जैसे ही मौका मिले जो वैक्सीन आपको बिल्कुल उपलब्ध हो वो तुरंत लगवाएं और बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि थर्ड वेव अगर आएगी तो डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है बहुत ही खतरनाक माना जा रहा है, वो धन के लिए बहुत खतरनाक है और वो बहुत कठिनाई पैदा करेगा आपको और आपके परिवार के लिए अगर आप उससे संक्रमित होते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन लगाएं और सरकार से मेरा आग्रह है कि जितनी जल्दी हो सके कैडस कैडला की वैक्सीन को भी अनुमोदन कर दें ताकि वो भी बच्चों में वैक्सीनेशन जल्दी जल्दी शुरू हो सके। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, अब तमाम जो दर्शक हमें देख रहे हैं, हम आपको बार बार ये इससे आगाह करा रहे हैं कि आखिर डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है ये है क्या। सबसे पहले समझने की यही ज़रूरत है कि आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, आखिर लोगों को इससे बचना कैसे है, प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, और ख़ास तौर पर जो अफवाहें लगातार सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं उस पर विशेष तौर पर ध्यान नहीं देना है। अभी डॉक्टर मुकेश जी ने यहाँ पर कहा कि वैक्सीन के बारे में, इस बीमारी के बारे में और प्रिकॉशंस के बारे में, तमाम मेडिसिन के बारे में बेहतर वही बता पाता है जो इस फील्ड में होता है। और तमाम डॉक्टर्स जब ये कह रहे हैं कि आपको वैक्सीन लगवाना है, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, डेल्टा प्लस वेरिएंट से कैसे बचना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, तो आपको उन तमाम चीजों को अपने दिमाग में रखते हुए उनका पालन करना चाहिए, तभी आप इस वायरस से बच पाएंगे। डीएन गुप्ता जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं यहां पर। आप सीएमएस हैं और कहीं ना कहीं आप ये जानते होंगे किस तरीके से प्रदेश में हालात हैं, जिले में हालात किस तरीके से बने हुए हैं और उसके लिए क्या कुछ इंतजाम करने चाहिए तमाम अस्पतालों में। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो एक अधिकारी के तौर पर आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हमने देखा है सेकेंड वेव में, जब सेकेंड वेव ने दस्तक दी उसके बाद आंकड़े इतने तेजी से बढ़े, चाहे वो संक्रमितों के कह लीजिए या फिर मौत के आंकड़ों की बात कर लीजिए, जहां पर अस्पताल प्रबंधन के भी हालात खराब हो गए थे, स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप सा मच गया था। तो अगर थर्ड वेव दस्तक देता है तो इसके लिए आपकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं और जनता को भी किस तरीके से यहां पर तैयार रहना पड़ेगा, मेंटली भी और फिजिकली भी? ऐसा है सर कि देखिए, जब फर्स्ट वेव आया, फर्स्ट वेव से ही हमारी सरकार ने, हमारे डिपार्टमेंट ने, हमारे स्वास्थ्य विभाग ने सबने पूरी की पूरी तैयारी करी थी। ऐसा नहीं कि तैयारी में कमी रही है, सब लोग तैयारी किए थे। लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोगों के साथ साथ आम जनमानस को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको कैसे कैसे सावधानी रखनी है। हमको अपनी मास्क लगा के जाना है, बिना वजह घर से बाहर नहीं जाना है, हाथ को हर समय धोते रहना है। अब ऐसे करते तो हम लोगों ने सेकेंड फेज तक काफी आगे हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बारी थर्ड वेव की है। थर्ड वेव की हमारी सरकार, हमारी मोदी जी ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने इतनी अच्छी तरीके से तैयारी शुरू कर दी है और काफी हद तक हम लोगों ने सफल भी हो गए उस तैयारी में कि हर तरह की, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हो या पब्लिक जनमानस से संबंधित हो, हर काम की पूरी तैयारी कर दी गई है ताकि कल को कोई भी बात हो तो उस सीवियरिटी के आने के पहले हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है ताकि उस सीवियरिटी को झेल सके, उस सीवियरिटी से हमारे ऊपर कोई बहुत ज्यादा असर न पड़े। इसीलिए हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट, हर जगह जैसा कि माना जा रहा है कि पीडियाट्रिक्स के ऊपर हम लोगों को ज्यादा असर आने वाला है, क्योंकि हमारे बच्चे घर में रहते हैं, बड़े घर से बाहर निकलते हैं। चांसेस ये होता है कि बाहर से अगर कोई आदमी आता है तो घर में इन्फेक्शन लेके जा सकता है। तो चूंकि हम लोग तो वैक्सीनेटेड हो जा रहे हैं, हमारे बच्चे अभी घर में हैं, बच्चे बचे हुए हैं, इसीलिए हमारी सरकार ने इतनी अच्छा प्रोग्राम निकाला, एक अभिभावक स्पेशल प्रोग्राम निकाला कि जिसके बच्चे 12 साल से छोटे हैं उनको वैक्सीनेट करा लिया जाए, उनको गार्जियन को वैक्सीनेट करा दिया जाए ताकि वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। और अगर वो
प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, तो हम नहीं समझते कि कभी भी कोई भी इस तरह से फॉलो करते हुए घर में जाते हैं तो किसी तरह का कोई इन्फेक्शन जाने का चांसेस होगा, और हमारे बच्चे बिल्कुल प्रोटेक्टिव रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल। अच्छा, आपने बच्चों का यहाँ पर जिक्र किया। अभी कुछ दिनों पहले ही एक रिसर्च सामने आई थी, एक एनालिसिस जो है वो सामने आया था कि थर्ड वेव जो है वो बच्चों के लिए खतरनाक नहीं होगी। ऐसा क्यों कहा गया, ये भी मैं चाहूँगा कि आप बताएं एक बार, और विशेष तौर पर क्योंकि देखिए जब वैक्सीन लग रही है, अभी भी 18 प्लस से अधिक के ऊपर लोगों को वैक्सीन लग रही है, और ये कहा जा रहा है कि अगर आपको वैक्सीन लगती है तो आपकी इम्यून को बूस्टअप मिलेगा और आप इस वायरस से बच पाएंगे। लेकिन एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अभी बच्चों को वैक्सीन लग नहीं रही है, अभी तमाम जो वैक्सीन है वो ट्रायल पर चल रही है, लगभग 3 ऐसी वैक्सीन है जो ट्रायल पर चल रही हैं बच्चों को खास तौर पर विशेष तौर पर लेकर। लेकिन आखिर आने वाले वक्त में बच्चों को किस तरीके से इस पूरे वायरस से, इस पूरे वेरिएंट से बचाया जा सके जब तक वैक्सीन का ट्रायल पूरा नहीं होता? सरकार ने फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ये कार्य शुरू कर दिया कि हमको कोविड प्रोटोकॉल का सबसे पहले पालन करना है। अगर हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हैं तो चाहे बच्चे हो या कोई भी हो, हम उसको पूरी तरह से सुरक्षित कर सकते हैं। अगर हम उसमें थोड़ी बहुत भी लापरवाही बरतेंगे, जैसे मार्केट खोल दिया जा रहा है, हमारे सरकार की जिम्मेदारी बनती है और जिम्मेदारी समझ के उन्होंने मार्केट को भी खोला ताकि किसी हमारे गरीब लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, खाने पीने की पूरी व्यवस्था रहे, कमाई धमाई कोई असर ना पड़े। तो हम अपने लोगों को बचाते हुए ये काम करते हुए आ रही है हमारी सरकार, और इसीलिए करी है कि आपका भी अपनी दायित्व है, हमारे जनमानस का भी दायित्व है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसको ध्यान रखें कि कोविड का प्रकोप चल रहा है। ये न भूले कि हम कोविड से बच चुके हैं। अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम अपना काम करते हैं, बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलते हैं, बिना वजह गैदरिंग नहीं करते हैं, भीड़ भाड़ से बचे रहते हैं, तो हम नहीं समझते कि किसी तरह की कोई समस्या हमारे जनमानव से पड़ेगी। जिस तरह की हमारी सरकार ने जो तैयारी करी है, तैयारी मुकम्मल है, किसी तरह का कोई ऐसी नहीं चांसेस बन रहा है कि किसी तरह की कोई क्रिएटिव से हम लोग ये कह सकते हैं। जी चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो ज़रूरी यही है कि आप सावधानी बरतें और बच्चों को भी बार बार उनके दिमाग में ये बात डालने की कोशिश करें कि ये वायरस खतरनाक है, इससे बच के रहना है, हेल्दी डाइट जो है वो लेना है, और भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूरी बना के रखनी है, क्योंकि ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। खास तौर पर ये जो नया वेरिएंट आया है, डेल्टा प्लस वेरिएंट, ये बहुत तेजी से फैल रहा है और इससे बचना बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर मुकेश जी, आपने शुरुआत में बात कही थी फेफड़ों को लेकर कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो फेफड़ों में सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो डाल रहा है। मैं जानने की यही कोशिश कर रहा था बार बार, मैंने कुछ केसेस भी पढ़े हैं कि यह जब ये वायरस किसी को अपने आगोश में ले रहा है तो 3 से 4 दिन लग रहे हैं लिवर को इफेक्ट यहाँ पर करने के लिए। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर एक केस सामने आया था, इस केस में ये दर्शाया गया कि एक दिन के अंदर 80% जो फेफड़ा है इसका डैमेज हो गया। तो क्या ये साफ तौर पर संदेश है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना खतरनाक है और फेफड़ों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है? ये आखिर ऐसा क्यों, और इससे आदमी कैसे बच सकते हैं? देखिए, सेकेंड वेव में भी जो खास बात देखी गई थी कि इसने लंग्स को ज्यादा अफेक्ट किया, फेफड़ों को ज्यादा अफेक्ट किया। इस वाले में भी डेल्टा वेरिएंट के जितने केस अब तक रिपोर्टेड हैं दूसरी कंट्रीज में या हमारे यहाँ पे, उनकी स्टडी में यही आया कि वो लंग्स को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, बहुत जल्दी कर रहा है। तो सबसे पहला मरीज को क्या करना है? मरीज को ये करना है, जरा भी उसको डाउट होता है, फीवर आता है, उसको खांसी होती है, शुरू में सूखी खांसी होती है, तो तुरंत अपने अस्पताल में डॉक्टर को दिखाना है। और हम लोगों को जांच से, जैसे सीटी स्कैन से पिक्चर पता चल जाती है लंग्स की क्या है। तो अगर समय से दवाइयां शुरू कर दी जाएं, जैसे कार्टिकोस्टेरॉइड है, इसकी एंटीवायरल है, रेमडेसिविर है, और भी दवाइयां हैं, अगर इनको शुरू कर दिया जाएगा तो उसको डैमेज को रोका जा सकता है। दूसरा, हर इंसान की रिस्पॉन्स अलग होती है। जैसे कि कोमॉर्बिड कंडीशन अगर किसी को है, हाइपरटेंशन भी है, ब्लड शुगर भी है, कोई और बीमारी है जो काफी पुरानी है, उनमें मॉर्बिडिटी के चांस ज्यादा होते हैं। तो उस सिचुएशन में पेशेंट को घर में ना वेट करके तुरंत हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, और इस तरह के पेशेंट को क्रिटिकल केयर की जरूरत होती है। अगर हम लोग को पास मरीज समय से आ जाता है तो मैं आपको अश्योर करता हूं आपके चैनल के थ्रू कि हम उनकी जान बचाने में सक्षम हैं। और सांस की समस्या से ही पता चलेगा कि लंग अफेक्टेड है या नहीं मरीज को। तो अगर स्पेसिफिक ऑक्सीजन का SpO2 कम हो रहा है
तो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। वहां पे हम लोग उनको प्रॉपर आईसीयू में इलाज करेंगे। कुल मिलाकर जी बिल्कुल ठीक है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो प्रिकॉशंस अभी भी आपको रखने हैं ज़रूरी। जो सामान है अगर आप बाहर जा रहे हैं खरीदने के लिए तो उस वक्त भी आपको सावधानी बरतनी बेहद ज़रूरी है। लोगों से संपर्क से बिल्कुल दूर रहना है, जैसा कि लगातार हम जिक्र करते आए हैं बार बार कि शारीरिक दूरी आपको बनाकर रखनी है, ना कि मानसिक और सामाजिक दूरी। बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोगों से संपर्क में रहें, उनसे बात करें, क्योंकि अगर आप मेंटली बहुत लो फील करेंगे तो हो सकता है कि ये वायरस जो है आपके बॉडी पर ज़्यादा इफेक्ट डाले। संदीप कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक सवाल और एक टेक्निकल टर्म है, उसको लेकर मैं चाहूंगा कि आप ये जानकारी दें। जीनोम सीक्वेंसिंग, ये एक टर्म है जो डेल्टा प्लस वेरिएंट के दस्तक के आने से पहले ही जो है वो चर्चा में बना हुआ है। कुछ दिन पहले हमने देखा था स्वास्थ्य विभाग के तमाम सचिवों की तरफ से एक लेटर जो है वो 11 राज्यों को लिखा गया था और उस लेटर में इसका जिक्र था कि जीनोम सीक्वेंसिंग के जो सैंपल्स है वो हमें भेजें, हम जांच करेंगे और फिर आगे बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला, ये पूरे जो ओरिजिन वेरिएंट से आखिर वो है क्या। तो जरा आप बताएं ये जीनोम सीक्वेंसिंग है क्या? देखिए, मैंने बताया पहले भी आपको कि एडिनो वायरस है, आरएनए वायरस है और इसमें एक जेनेटिक मेकअप होता है इसका और एक सीक्वेंसिंग होती है जीन की, जिसमें कि डिफरेंट आपके एमिनो एसिड्स हैं और उसके पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग होती है। मतलब कि समझ लो उसका जीन जो वायरस है उसका नाम है, इस तरह का या नॉमेनक्लेचर है। अब उस नाम के जो नाम में एक एक जीन या एक ही अमीनो एसिड अगर बदल जाता है, एक लेटर लाइक सीक्वेंस होती है ये, और उसमें अगर एक सीक्वेंस या एक नाम बदलने से ही ये जो वायरस है उसका नाम बदल जाता है। जैसे कि पहले आप नॉर्मल कोरोना वायरस था, फिर डेल्टा आया, अल्फा आया, फिर डेल्टा आया, फिर डेल्टा प्लस आया। तो बेसिकली जो एक जीनोम या एक जो पूरी जीनोमिक सीक्वेंस है उसमें से एक जीन जो है वो बदल जाता है और उसका जो व्यवहार है वायरस का बदल जाता है। अब बात यह है कि जो जीनोमिक सीक्वेंस है इसको जांच करने के लिए हमारे यहाँ अभी लैब्स उपलब्ध नहीं है। जो 2-3 लैब्स उपलब्ध है, हैदराबाद में है, पुणे में है, लखनऊ, वहाँ दिल्ली में है। अभी यूपी में इससे लैब नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी का बयान कल ही परसों में आया था कि यूपी में केजीएमसी, आईएमएस, बीएचयू को हम लोग चाहते हैं कि वो जीनोमिक सीक्वेंसिंग शुरू करें ताकि जीनोम को उसका आइडेंटिफाई करा सके और हम पता लगा सकें जो ये वायरस है वो डेल्टा प्लस है कि डेल्टा है या फिर अल्फा है या पुराना वाला वायरस। बेसिकली जीनोमिक सीक्वेंस से हम पेशेंट की जो वायरस की जो इन्फेक्टिविटी है इसकी ग्रेविटी को हम पता लगा सकते हैं, उस हिसाब से हम पेशेंट को कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो नए वायरस जितने भी पेशेंट नए पेशेंट आ रहे हैं, इनका जो ब्लड सैंपल है वो पूरा मेरे ख्याल से संभवतः यहाँ भेजा जाएगा केजीएमसी में या फिर आईएमएस बीएचयू में, और वहाँ पर इनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग करके वो पता लगाएंगे कि जो पुराना वायरस है वही इन्फेक्ट कर रहा है हमारे यूपी में या फिर कोई नया वायरस आया है जो कि हमारे पेशेंट को इन्फेक्ट कर रहा है। क्योंकि डेल्टा प्लस अगर आता है तो हमें इसकी तैयारियां दूसरी तरह से करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो एक जो नई बात सामने आ रही है, नई हमारी जो पुरानी पीसीआर टेक्निक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर टेक्निक है, वो भी इस वायरस को नहीं पकड़ पा रही है, क्योंकि जीनोमिक सीक्वेंस जरूरी है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जीनोमिक सीक्वेंसिंग करें और फिर आपके टेस्ट टूल डिवाइस करें ताकि हम इसकी टेस्टिंग भी जल्दी लोकल लेवल पे कर सकें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। डीएन गुप्ता, संदीप कुमार जी और मुकेश लगातार बने रही हमारे साथ। ये तो तमाम तस्वीरें तो लगातार हम आपको दिखाते ही रहते हैं, लेकिन आखिर अहम जानकारियां क्या, इसकी भी जानकारी हमने आपको दी। चर्चा पर वापस जाएंगे, लेकिन वक्त है हेडलाइंस का। एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रियम सोया बड़ी, प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रियम सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। सह प्रायोजक डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे लखनऊ। चारबाग रेलवे स्टेशन पर हुआ भव्य स्वागत। राज्यपाल और सीएम योगी समेत कई नेताओं और अफसरों ने किया आगवानी।
पंचायत चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी और सपा पर साधा निशाना। कहा, दोनों बीएसपी के लिए कुछ लोग फैला रहे अफवाह, हमारा ध्यान विधानसभा चुनाव पर है। गाजियाबाद में बुजुर्ग पिटाई मामले में बड़ी एक्शन की तैयारी में पुलिस। आरोपी उम्मेद पहलवान पर रासुका लगाने की तैयारी में जुटी पुलिस। उम्मेद पहलवान पर लगेगी रासुका। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे धर्मांतरण के मामले। अब तक सामने आए 50 मामले, 78 गिरफ्तार। सबसे अधिक मेरठ में मिले केस। मुरादाबाद में खड़े टैंकर में निजी बस पीछे से टकराई है। सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। पुलिस के टैंकर रोकने के दौरान हुआ बड़ा हादसा। हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। तो हेडलाइंस के बाद वापस रुख करते हैं चर्चा की ओर। बात करेंगे, जानेंगे डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में, कितना खतरनाक है और आखिर आप इससे बचों कैसे। और जैसा कि बताया गया कि वैक्सीन जो है सबसे पहले आप ज़रूर लगवाएं, चाहे वो कोवैक्सीन हो या स्पुतनिक वी हो या फिर कोविशील्ड हो। और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए भी जो वैक्सीन है वो ट्रायल पर हैं। कोवैक्सीन ट्रायल पर है, फाइजर जो है वो ट्रायल पर चल रही है, जायडस एक और वैक्सीन है जो ट्रायल बेसिस पर चल रहे हैं। और जब तक ये ट्रायल ख़त्म नहीं होते तब तक आपको बच्चों को सुरक्षित रखना है। वापस से एक बार बढ़ेंगे यहाँ पर चर्चा की ओर। हमारे साथ DN यहाँ पर डॉक्टर जो हैं वो जुड़े हुए हैं गुप्ता, और डॉक्टर मुकेश यादव जुड़े हुए, डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मुकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा यहाँ पर कि देखिए, अगर हम बात करें, अभी मैंने जिक्र भी किया था कि शारीरिक नहीं, हमें यहाँ पर शारीरिक दूरी बनाकर रखनी है, ना कि मानसिक और ना ही सामाजिक, क्योंकि बहुत जरूरी है इस महामारी के दौर में हम लोगों से संपर्क में रहें। क्योंकि हमने कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं, जब कोई भी शख्स इस वायरस की आगोश में आता है तो फिर उसके बाद वो अकेला महसूस करता है। कई लोगों ने आत्महत्या भी कर ली है। सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यही है कि आप एक प्रिंसिपल भी हैं, आपने तमाम छात्रों से मुलाकात की, आप उनको मोटिवेट भी करते होंगे। इस वक्त मेंटली मजबूत रहना कितना जरूरी है किसी भी शख्स के लिए? बहुत अच्छा सवाल आपका है। और मेरा अपना एक्सपीरियंस पहली वेव का, दूसरी वेव का, क्योंकि मैं खुद भी पहली वेव में संक्रमित हुआ था और काफी सीरियस रहा था। संजय गांधी में 15 दिन एडमिट रहा था आईसीयू में जी। मानसिक रूप से सशक्त होना बहुत जरूरी है किसी भी लड़ाई की। और इस वेव में या इस वायरस में जो सबसे खास बात होती है कि मरीज के साथ किसी को अलाउ नहीं किया जाता है। मरीज इवन अस्पताल में भी अकेला ही रहता है। तो उस चीज को दूर करने के लिए मरीज को कनेक्ट रहना, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे हमारा स्टाफ हो, इसलिए हम लोग उनकी काउंसलिंग कराते हैं। और डिस्चार्ज होने के बाद भी हम लोगों ने पोस्ट कोविड वार्ड बनाए हुए हैं और हम सारे पेशेंट की फोन करके काउंसलिंग करते हैं, उनसे पूछते हैं, क्योंकि बहुत से मरीज ठीक होने के बाद भी मानसिक रूप से। ठीक है, बिल्कुल। मुकेश जी, मैं आपको यहाँ पर रुकना चाहूंगा। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हुई हैं, सीमा उत्तराखंड से। सीमा, पूछिए, क्या पूछना है आपको? सर, जो मेरी मदर इन लॉ है उनको एलर्जी है, क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल। मैं चाहूंगा DN गुप्ता आप इसका जवाब दें। इनका सवाल यही है कि एलर्जी है किसी को, क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? किस चीज से एलर्जी है सर? सीमा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मेरे तरह आपकी आवाज। किस चीज से एलर्जी है? सर, इनको किसी टाइप की एलर्जी होती है शरीर में, पूरे शरीर में, 5 साल से है जी। DN गुप्ता जी, क्या आपको सुनाई दिया? नहीं, तो उनको पहले एक एक्सपर्ट से वो यस सर सुनाई दिया। इनको किसी फिजिशियन से पहले दिखा लें, दिखाने के बाद ये डिसाइड कर लें कि इनकी किस चीज़ की क्या एलर्जी है और डॉक्टर्स के राय से इनको वैक्सीनेशन करवाएं। सुना आपने सीमा जी, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और आप संतुष्ट भी होंगी। अगर किसी भी चीज़ से उनको एलर्जी है तो उनके एक्सपर्ट से आप जांच करवाएं
और जांच करवाने के बाद ही जब डॉक्टर आपको ये स्टेप लेने के लिए बोले कि आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, तब आप वैक्सीन लगवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी जुड़ने के लिए। मुकेश जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जो आप बात कर रहे थे ना कि मानसिक रूप से जी, अकेलापन, इस फाइट में जिसने अपने डर पे विजय प्राप्त कर ली, वो मानसिक डर सबसे पहला होता है कि हम अपने हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी जिससे हम शरीर के हमारा शरीर काम नहीं करेगा और हम अपने परिवार पे बोझ बनेंगे, या हमारे बाद हमारे घर वालों का क्या होगा। और इतनी चीजें मीडिया में भी आ रही हैं, लोगों के थ्रू सुन रहे हैं, जैसे डेल्टा वेरिएंट का ही है, लोगों को नहीं पता, भी हम लोगों को भी देखिए बहुत जानकारी नहीं है क्योंकि रिसर्च अभी नहीं हुई है। तो किसी भी जानकारी को सही जानकारी लेना, सही पर्सन से लेना और उन लोगों से कनेक्टेड रहना। जब भी आपको लगता है आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो हम लोगों ने साइकेट्री डिपार्टमेंट वालों के डॉक्टर जो है हमारे, उनको स्पेशली उन मरीजों में जहां पे हमें लगता है कि इनको मानसिक रूप से कोई भी दिक्कत हो, जैसे नींद नहीं आ रही है, अगर नींद बहुत दिन नहीं आएगी तो फिर मरीज ये बीमारी तो ठीक हो जाएगी, वो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं विक्षिप्त होना शुरू हो जाएगा और उसको दूसरी बीमारियां होंगी। तो कभी भी अकेले नहीं रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करनी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है। आपको डिस्टेंस उतनी रखनी है कि आप इन्फेक्शन ना खुद करो और ना दूसरे को दो, लेकिन आपको एक दूसरे से कनेक्ट रहना है। फोन के थ्रू रह सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू रह सकते हैं और बहुत से अन्य चैनल हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो आपको अकेला नहीं रहना, क्योंकि अकेले रहेंगे तो आप अपनी बात नहीं कह पाएंगे और नहीं कहेंगे तो सोचते सोचते डिप्रेशन में चले जाएंगे। ठीक है। और जब भी आपको ऐसा लगे तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके, जहाँ पे भी साइकेट्रिस्ट अवेलेबल हैं, साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, वो आपकी मदद करेंगे। हम अपने मेडिकल कॉलेज में इस चीज को कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त एक दर्शक सर्वेश यादव महाराजगंज से जुड़े हुए हैं। सर्वेश, पूछिए, क्या पूछना है आपको? हेलो जी सर्वेश जी, पूछिए, क्या पूछना है आपको? सर ये हम सर जी पूछिए। जानना है कि जो वैक्सीन लगवाने के बाद एक आयरन का दवा दिया जा रहा है, तो जो आयरन का दवा दिया जा रहा है उसको बीपी का किसी का दवा चल रहा है तो उसके साथ खा सकते हैं? ठीक है, ठीक है। मैं चाहूंगा संदीप जी, आपको ये सवाल क्लियर हुआ? देखिए, वैक्सीन लगाने के बाद जो आपको आयरन सप्लीमेंट दे रहा है उसका कोई खास वैज्ञानिक कारण नहीं है, वो आपको सप्लीमेंट के लिए दिया जा रहा होगा। परंतु अगर जो वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ लोगों को बुखार आ रहा है, तो बुखार अगर आ रहा है तो उसके लिए जो प्लेन आपको दवाइयाँ दी जा रही है, आइबुप्रोफेन प्लस या फिर डोलो प्लस दी जा रही है आपको, वो आप लें, उससे बुखार आपका ठीक रहेगा। आयरन आपको खाने के साथ नहीं खाना है, खाने से अलग लेंगे तो आयरन बेहतर जॉब होगा और वो आपको बेहतर शरीर में काम करेगा। आयरन का कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, पर हाँ जो डोलो या फिर आइबुप्रोफेन प्लस दी जा रही है उसको आप लें अगर बुखार आता है तो। और ये अगर खास बात है कि अगर ये बुखार 2 से 3 दिन से बढ़ रहता है आपका, तो आप हो सकता है कि आपको कोविड हो जाए, तो इसलिए आप इसको ध्यान से इन्वेस्टिगेट करें। अगर ये बुखार 24 से 48 घंटे से अधिक रहता है तो सतर्क होकर इसको डॉक्टर को दिखाएं। चलिए, ठीक है, बिल्कुल सर्वेश, मुझे उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा और आप संतुष्ट भी होंगे। जरूरी यही है कि आप कहीं ना कहीं तमाम डॉक्टर्स से आप सलाह ले लेते हैं और उसके बाद जो डॉक्टर्स कहें उसके बाद ही कोई स्टेप आप उठाएं। और जैसा कि यहाँ पर मुकेश यादव जी ने जिक्र किया, जब हम बात कर रहे थे कि मानसिक तौर पर आपको कितना मजबूत रहने की जरूरत है, तो आप समझ लीजिए कि अगर आपको इस संक्रमण ने दबोचा है तो आपको मेंटली ये प्रिपेयर रहना, मानसिक तौर पर इतनी मजबूत आपको रहना है कि अगर वायरस मुझे हुआ है तो मैं इससे लड़ूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं प्रिकॉशंस बरतूंगा, मैं मेडिसिन लूंगा, मैं वैक्सीन लगाऊंगा, लेकिन मैं इस वायरस से जरूर जंग जीतूंगा। उसी वक्त आप 50% जंग जो है इस वायरस से जीत जाएंगे, अगर आप मेंटली तौर पर यह फैसला ले लेते हैं। तो जरूरी यही है कि आप फिजिकल जो दूरी है वो बनाकर रखें, ना कि सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी आप मत बनाइए। आप लोगों से बात कीजिए, उनसे संपर्क में रहें। खासतौर पर आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों से बात करें, जानने की कोशिश करें आखिर वो कैसे हैं, किसी की हेल्थ खराब है तो उससे बात करें। क्योंकि देखिए एक कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जो है वो बहुत जरूरी होता है, एक इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। इन तमाम महामारी के दौर में हमने देखा किस तरीके से लोग जो है वो आत्महत्या कर ले रहे थे, सुसाइड कर ले रहे थे, क्योंकि वो अकेला महसूस कर रहे थे, उनके पास कोई था ही नहीं, क्योंकि इतना
खौफ है इस वायरस का कि लोग डर रहे हैं अपने परिवार के पास जाने के लिए। लेकिन इंडिया न्यूज आप सभी से यही अपील कर रहा है कि देखिए, घबराइए नहीं, सावधानी बरतिए, प्रिकॉशंस लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग ना करके आप फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और अपने आप को बचाइए। और बार बार हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि वैक्सीन जो है आप जरूर लगवाएं, क्योंकि हमारे देश के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने मिलकर एक अपना कीमती वक्त देकर इस वैक्सीन को इजाद किया है और ये वैक्सीन कारगर है। जो थोड़े बहुत भी इन्फेक्शंस हो रहे हैं या फिर कहीं साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए भी डॉक्टर्स आपको हेल्प करेंगे, आपको उसके लिए भी ट्रीटमेंट जो है यानी कि मेडिसिन जो है वो दे रही हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं। कुछ छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो जरूर होते हैं किसी भी इंजेक्शन के बाद। डॉक्टर मुकेश जी ने यहाँ पर तमाम जवाब दिया। संदीप जी, ये सवाल मेरा आपसे है कि नॉर्मल हम देखते हैं, चाहे वो टिटनेस की सुई है या फिर कोई भी और बीमारियों के इंजेक्शंस हो, अगर हम वो इंजेक्शंस लगाते हैं अपने हाथों में तो इतना पेन नहीं करता। क्योंकि देखिए, कुछ दिनों पहले ही मेरे तमाम सहयोगी ने और मैंने खुद जो है पहली डोज ली है वैक्सीन की, लेकिन उसके बाद हाथों में पेन जो है वो बहुत ज्यादा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों, इसकी वजह क्या है? देखिए सर, ऐसा है, बेसिकली जो ये वैक्सीन है ये सब लोगों को समान रूप से सिम्टम नहीं दे रही है। जैसे आपने बताया कि आपको सिम्टम रहा और आपको प्रॉब्लम रही, परंतु ऐसा नहीं है, ये समान रूप से सिम्टम नहीं दे रही है। और ये जो वैक्सीन है ये जैसे आपने बताया कि आपके साथियों को और आपको दर्द रहा, शरीर में शारीरिक दर्द रहा, ऐसा नहीं है। और सामान्य रूप से ये आपको तंग नहीं कर रही है वैक्सीन, और पेन इतना नहीं कर रही जितना कि बाकी वैक्सीन भी नहीं करती इजीली। तो मेरा मानना यह है कि कुछ लोगों में, ऐसे आप में, आपके साथियों में जरूर पेन रहा होगा। तो वैसे ऐसा कोई न्यूरोट्रॉपिक वैक्सीन नहीं है जिसकी वजह से आपको शारीरिक पेन या उस तरह का पेन आपको हो। तो ये संभवतः एक मतलब ऐसा सिम्टम है जो कि कॉमनली नहीं मिल रहा है और आप में मिला है, तो इसमें कोई खास वैज्ञानिक कारण नहीं है, परंतु बाकी सामान्य रूप से ये वैक्सीन इतना तंग नहीं कर रही है। ठीक है, तो सुना आपने, संदीप जी ने यहाँ पर जिक्र किया कि देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी है अगर आपके बॉडी में इन्फेक्शंस होते हैं या फिर थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं तो घबराइए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए हमने भी वो वैक्सीन लगवा रखी है। और कहने के आपके फीवर में का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई होगा, लेकिन उससे भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। तो ये तमाम जानकारी और तमाम सवालों के जवाब जो है तमाम डॉक्टर्स दे रहे थे। मुकेश यादव जी, आपके पास मैं यहाँ आना चाहूँगा, क्योंकि देखिए लगातार हम देख पा रहे हैं कई सारे केसेस सामने आए और लोगों की मुश्किलें बढ़ी, वैक्सीन लोग लगवा रहे हैं लेकिन उसके भी साइड इफेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इन तमाम साइड इफेक्ट्स से घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमने ये भी बताया। लेकिन देखिए, बेसिक तौर पर अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर तमाम अफवाहें फैलाई जा रही हैं, बेतुका ज्ञान जो है वो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए तमाम खबरें पहुंचाई जा रही हैं। इन तमाम जो तथ्य हैं, तो जो फैक्ट्स हैं जो कि गलत हैं, इनसे आप भी कभी कभी रूबरू होते होंगे, आप भी कभी कभी तमाम खबरों को देखते होंगे। लेकिन ऐसे में सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि कुछ ऐसे बेसिक मेडिसिन हैं जो बार बार ये कहा गया है कि अगर आपको थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं या फिर अगर आपके अंदर इस वायरस के लक्षण होते हैं तो आप ये मेडिसिन खा लेंगे तो आपको राहत मिलेगी। वो मेडिसिन कौन कौन से हैं? देखिए, हम लोगों को एलोपैथिक में जो कुछ भी करना है, कहना है, वो इसके एक रूल्स हैं जो नेशनल मेडिकल कमीशन से गवर्न होते हैं। इथिकल रेगुलेशन 2002 होता है। हमें सेल्फ मेडिकेशन के लिए नहीं प्रमोट करना। देखिए, मरीज को नहीं पता है कि उसको क्या बीमारी है। जैसे भी ये बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हमें एलर्जी है, सिर्फ इतना सुन के कोई भी सलाह नहीं देनी चाहिए। ये लीगली अलाउड नहीं है। तो मरीज को चाहिए सही डॉक्टर को संपर्क करे, सही अस्पताल में जाए जहां उनकी सारी समस्याओं का निदान किया जाए। तो ये सेल्फ मेडिकेशन मैं प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ। मरीज को जो भी समस्या है, फोन अवेलेबल है, टेली कंसल्टेशन अवेलेबल है, ई संजीवनी पोर्टल अवेलेबल है। आप अपनी बात रखिए और डॉक्टर पूरी जांच करने के बाद, आपकी बात सुनने के बाद, तब आपके लिए जो बेहतर दवा होगी वो आपको बताएगा। नहीं, बिल्कुल ज़रूरी भी है कि सेल्फ मेडिकेशन आप ना करें, क्योंकि जो डॉक्टर आपको बेहतर बता पाएंगे वो कहीं ना कहीं आप खुद से अपना इलाज नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी यही है कि अगर आपके बॉडी में कोई भी लक्षण देखने को मिलते हैं, कोई भी सिम्टम्स हैं, तो आप बेहिचक आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, आप उनको
ये तमाम जो लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं आप उनके बारे में बताएं, और उसके बाद जो है डॉक्टर्स आपको सलाह दे, उसके बाद आप कोई भी कदम जो है वो उठाएं। ऐसे में अगर हम बात करें मुकेश जी, तो देखिए हमने बेसिक मेडिसिन की बात कर ली, वैक्सीन की बात कर ली, ये भी बात कर ली कि मेंटली जो है वो किस तरीके से मजबूत रहना है। लेकिन हमने देखा है कि अलग अलग एरिया से अलग अलग रिपोर्ट भी सामने आई है। बार बार ये कहा जा रहा था कि सीरो सर्वे के आधार पर हम वैक्सीन को लेकर वहां पर काम करेंगे। मैं चाहूंगा जरा आप ये सीरो सर्वे के बारे में बताएं कि आखिर ये सीरो सर्वे कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंस है इस वक्त, इस महामारी के दौर में। देखिए, सीरो सर्वे बहुत अच्छा एक साइंटिफिक तरीका है जिसमें एक सैंपल साइज के मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है कि कितने लोगों की रैंडम सैंपलिंग करनी है। जिन लोगों को बीमारी हो चुकी है, चाहे पहली वेव में हुई हो, दूसरी वेव में हुई हो या दोनों में हुई हो, और उसके बाद तीसरी चीज है वैक्सीनेशन। तो जब भी कोई बीमारी होती है तो उसके अगेंस्ट शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है, जिसको हम ऑब्जेक्टिवली कैलकुलेट कर सकते हैं टेस्ट के द्वारा, जिसको कहते हैं एंटीबॉडी। जो भी बीमारियां वायरस वाली खासकर जो होती हैं, ये प्रोटीन होती है, उसके प्रत्युत्तर में हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो एक पदार्थ उत्पन्न करती है शरीर के अंदर, जिसको एंटीबॉडी कहते हैं। उस एंटीबॉडी का लेवल कितना है किसी भी इंसान में, चाहे वो पहले वेव में संक्रमित हुआ हो, दूसरी वेव में संक्रमित हुआ हो, या उसको वैक्सीनेशन हुआ हो, वैक्सीनेशन में पहली डोज हुई है या दूसरी डोज हुई है, तो इसके डिफरेंट टाइप के सैंपल साइज डिसाइड करके जो भी एजेंसी कर रही है, सरकारी एजेंसी ICMR के सुपरविजन में, तो उसका सैंपल लेके उसमें देखती है कि उसमें एंटीबॉडी का टाइटर कितना है। और ये सैंपल साइज पे ही डिपेंड करता है, इसीलिए कि जितना बड़ा सैंपल, क्योंकि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 करोड़ है, तो बहुत छोटे सैंपल साइज से कोई हम जनरलाइज रूल नहीं बना सकते। लेकिन ये पता चल जाता है कि अगर इतने लोगों में, सपोज 100 लोगों का हमने जांच किया और 100 लोगों में 70% लोगों में एंटीबॉडी की मात्रा पाई गई, चाहे ज्यादा हो या कम हो, तो इसका मतलब उतने लोगों में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हुई। वो पहले ये नहीं पता था कि पहली वेव के इन्फेक्शन से हुआ है, ये नहीं पता था कि दूसरे वेव से हुआ है या वैक्सीनेशन से। तो ये सीरो सर्वे समय समय पे करने से शरीर का जो रिएक्शन है उससे वायरस से लड़ने का, लेमैन की लैंग्वेज में, तो ये समझा जा सकता है कि हाँ, शरीर उससे लड़ने में सक्षम है और प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी उत्पन्न है। जैसे एक ये ऑब्जर्वेशन आया सीरो सर्वे में कि नेचुरल इम्यूनिटी जो डेवलप हुई इन्फेक्शन से, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अस्पताल में भर्ती नहीं हुए लेकिन उनको इन्फेक्शन हुआ, जिसको कहते हैं सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, और उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हुई। ऐसे ही एक पहली डोज ली वैक्सीन की, उसके बाद भी प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हुई है, और उसी के बाद देखा होगा आपने ये गाइडलाइन जारी की गई कि 2 डोज के बीच में कितना समय रखना है, 2 हफ्ते में करना है, 4 हफ्ते में करना है, 8 हफ्ते में करना है। ये सब रिसर्च का ही नतीजा है या सीरो सर्वे का ही नतीजा है कि हम निश्चित तौर पे ये कहने की पोजीशन में है कि वैक्सीन इफेक्टिव है। और यही सबको सोचना है कि जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो 2 चीजें देखी जाती हैं, रिस्क और बेनिफिट। आपको उस चीज को लेने में कितना रिस्क है और कितना बेनिफिट है। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आप पूरा किसी भी समय वायरस से संक्रमित होने के लिए ससेप्टिबल हैं। लेकिन अगर आपने ले लिया और 70% भी इफेक्टिव है वैक्सीनेशन, 80% भी है, तो 70% चांस है कि आपको बीमारी या तो होगी नहीं, अगर होगी तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपका शरीर उससे लड़के आपको सुरक्षित रखेगा। इसलिए सीरो सर्वे बहुत जरूरी है, समय समय पे होते जाना चाहिए और सैंपल साइज बढ़ता रहना चाहिए, जिससे कि हम उसको जनरलाइज कर सकें कि नहीं, ये वैक्सीन इतनी इफेक्टिव है और इस वायरस से इतनी इम्यूनिटी, इसी को कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। एक चीज होती है कि एक लेवल होता है, जब उतनी वैक्सीन सब लोगों को अगर एंटीबॉडी मिलती है शरीर में, दैट मीन्स कि अब हम लोगों ने एक स्टेटस अचीव कर लिया है जिससे कि हम नेचुरल तरीके से भी इस वायरस से लड़ सकते हैं। चलिए, ठीक है, करना यही टारगेट होता है हमारा। ठीक है, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश यादव जी, संदीप कुमार गर्ग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, DN गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमें दिया और तमाम सवालों के जवाब जो है वो आपने दिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।